हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 121 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा से हवाई सर्विस लाइन। ठीक है, तो हवाई सर्विस लाइन जो है वह चर्चा में क्यों है और यह हवाई सर्विस लाइन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में अमेरिकी वायुसेना द्वारा अमेरिकी हवाई क्षेत्र में उड़ रहे एक चीनी निगरानी गुब्बारे को मिसाइल के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें क्या है कि अमेरिका द्वारा एक बहुत बड़े गुब्बारे को मिसाइल के द्वारा उसे नष्ट किया गया। कहा जाता है कि यह गुब्बारा जो था वह चीन के द्वारा मतलब निगरानी के लिए, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, जासूसी के लिए, जासूसी गुब्बारा के रूप में उसे घोषित किया गया और उसे अमेरिका के द्वारा उसे मिसाइल से नष्ट कर दिया गया। तो इस गुब्बारा के बारे में जानते हैं कि यह गुब्बारा क्या था और किस तरह से यह काम करता है। ठीक है, यह गुब्बारा की ऊंचाई क्या होती है उड़ने की, और इसके बाद देखेंगे कि इस गुब्बारे की, ठीक है, सच में चीन किस तरह से इसे यूज़ किया और क्या भारत में इस तरह के गुब्बारे के यूज़ किए जाते हैं या नहीं। तो इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद क्या है कि निगरानी गुब्बारे जिसे कहा गया और पूर्व में प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया है, ये भी देखेंगे। और उसके बाद इसका जो उपयोग होता है किन किन क्षेत्रों में वो होता है। ठीक है, उसके बाद हवाई क्षेत्र पर संप्रभुता स्थापित करने के लिए इसे किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, ठीक है, उस क्या कहता है इस गुब्बारे के बारे में और क्या क्या चुनौतियां आती है। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि सैन्य क्षेत्र में मानव रहित विमानों व अन्य हथियारों के प्रयोग में हो रही वृद्धि के बीच वैश्विक शांति एवं स्थिरता पर इसके प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि निगरानी गुब्बारे, स्पाई बैलून। ठीक है, तो विशालकाय गैस गुब्बारों का उपयोग दशकों से मुख्य रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। हालांकि इनका उपयोग पर्यटन, निगरानी और आपदा राहत, मतलब क्या है, पर्यटन में किया जाता है, निगरानी और आपदा राहत एवं बचाव आदि के क्षेत्र में भी बढ़ा है। अगला पॉइंट है कि इन गुब्बारों की ऊंचाई 200 फीट से भी अधिक हो सकती है, जो जमीन से 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने और कुछ हजार किलोग्राम तक भार ले जाने में सक्षम होते हैं। ये गुब्बारे कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक भी अपनी उड़ान जारी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इनमें से अधिकांश सामान्य प्लास्टिक की थैलियों की तरह पॉलीएथिलीन की पतली चादरों से बने होते हैं और इनमें ज़्यादातर हीलियम गैस भरी होती है, जो हवा के बहाव की दिशा का अनुसरण करती है। यानी जिस दिशा में हवा का बहाव होता है उसी दिशा में यह उड़ती चली जाती है। हालांकि, और इसमें क्या है, कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस। जो हीलियम गैस हल्की होने की वजह से इसको, गुब्बारे को ऊपर की तरफ ले जाती है। हालांकि आधुनिक गुब्बारों के पथ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें एक मार्गदर्शक उपकरण से लैस किया जा सकता है। और क्या है कि आधुनिक युग में जो आधुनिक गुब्बारे को ऊपर छोड़ा जाता है उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसे एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में उसमें लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर नियंत्रण रखा जाता है। होता क्या है कि पूर्व में इस गुब्बारे का उपयोग किया गया कि नहीं किया गया, तो देखते हैं कि इस तरह के गुब्बारों का उपयोग 18वीं शताब्दी में फ्लेरस की लड़ाई यानी बैटल ऑफ फ्लेरस के दौरान हुआ था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बम ले जाने वाले हजारों हाइड्रोजन गुब्बारे लॉन्च किए गए। और ठीक है, उसके बाद अगला है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी सेना द्वारा प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स और प्रोजेक्ट मोगुल के तहत सोवियत संघ की जासूसी करने एवं मिसाइलों की निगरानी हेतु जासूसी गुब्बारों का उपयोग किया गया। उसके बाद अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट है कि ताइवान द्वारा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर उसके हवाई क्षेत्र में ऐसे गुब्बारे के माध्यम से जासूसी का आरोप लगाया गया है। ठीक है, ताइवान द्वारा, ठीक है, चीन की जो पीपल्स लिबरेशन है उसके हवाई क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखते हैं कि जनवरी 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसे गुब्बारों के देखे जाने की बात कही गई थी। हालांकि सरकार द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई।
उसके बाद कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड सर्वेलांस जो बैलून है, ठीक है, ये देखते हैं कि ये जो बैलून होता है हीलियम फिल्ड बैलून होता है, यानी इसमें हीलियम गैस भरी होती है। इसमें क्या होता है, सोलर पैनल होता है जो प्रोवाइड पावर करता है, यानी इसमें प्रोवाइड करता है सोलर यानी सिस्टम होते हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंट कैन इंक्लूड्स कैमरा, रेडार, सेंसर्स एंड कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट। कह रहा है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है वह कैमरा होते हैं, रडार होते हैं, सेंसर्स होते हैं एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे बात किए जा सकते हैं, ठीक है, ये सारे इसमें लगे होते हैं जिससे क्या है जासूसी किया जा सकता है। अगला है कि हाउ हाई डू दे फ्लाई, यानी कितनी ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सर्वेलांस बैलून जो होती है, ठीक है, सर्वेलांस, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वह 12.1 यानी 12,000, ठीक है, 1.1 10,000 लाख 1,20,000 फीट यानी अप्रोक्स लगभग 37 किलोमीटर, ठीक है, से लेकर के यानी नीचे यानी 24 किलोमीटर से लेकर के 37 किलोमीटर तक की ऊंचाई में यह उड़ान भर सकता है। जिसे आप देख सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, वह लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपना क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। कॉमर्शियल एयरलाइंस जो होते हैं आप देख सकते हैं जो यातायात के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, वह उसकी जो ऊंचाई होती है वह 12 किलोमीटर तक वह उड़ान भरती है। लेकिन क्या है कि आप सर्वेलांस बैलून देख सकते हैं तो वह 24 से 37 किलोमीटर की ऊंचाई में ये अपना उड़ान भरती है, क्योंकि इसमें हीलियम गैस भरी होती है, उसको ऊंचाई तक लेके चले जाते हैं। इसका उपयोग किस तरह से किए जाते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में किन क्षेत्रों में, तो मौसम विज्ञान से जुड़ी एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से हवा के तापमान, दबाव, गति और दिशा, एयरसोल सांद्रता का मापन करने के लिए ऐसे गुब्बारों का उपयोग किया जाता है। अगला है कि इसके लाभ क्या होते हैं, तो इन गुब्बारों की अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इन्हें खगोल भौतिकविदों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी उपयोगी माना जाता है। ये सामान्य हवाई जहाज से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे हवाई यातायात के प्रभावित होने का भय नहीं रहता है तथा इनकी लागत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उपग्रहों की तुलना में बहुत ही कम होती है। साथ ही कार्य पूरा करने के बाद इन्हें नीचे लाकर दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्या कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, ठीक है, सहित विश्व के कई बड़े अंतरिक्ष एवं भू विज्ञान संस्थाओं द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि सैन्य अभियान एवं जासूसी। तो गैस से भरे इन गुब्बारों की अत्यधिक ऊंचाई एवं धीमी गति के कारण ये तेज विमानों या मिसाइलों की निगरानी के लिए तैनात पारंपरिक रडार की पहुंच से बच जाते हैं, जो इन्हें जासूसी या निगरानी अभियानों के लिए उपयुक्त साधन बनाता है। अगला है कि पृथ्वी की सतह से निकटता के कारण वे व्यापक रूप से एक क्षेत्र को करीब से स्कैन कर सकते हैं और लक्ष्य की पुष्टि उच्च रेजोल्यूशन छवियों को कैप्चर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्या कि सैन्य क्षमता का परीक्षण। तो सैन्य क्षमता के परीक्षण में किस तरह से इसके उपयोग किए जाते हैं, तो इस प्रकार के गुब्बारों के सैन्य अनुप्रयोगों में विपक्षी देश की हवाई सुरक्षा प्रणाली की क्षमता और उसके प्रतिक्रिया समय का परीक्षण करना भी शामिल है। अगला है कि संचार उपकरणों एवं तकनीकों की निगरानी। तो क्या इस प्रकार से है, तो इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एकत्र करने और संचार उपकरणों की जानकारी जुटाने में किया जा सकता है, जो भविष्य में किसी भी विषम परिस्थिति के दौरान विपक्षी सेना की गतिविधियों की निगरानी में सहायक हो सकता है। भारत में प्रयोग किए गए हैं कि नहीं, तो देखते हैं कि भारत में 70 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिक गुब्बारों का उपयोग किया जा रहा है। पहला वर्ष है जो 1948 में होमी भाभा द्वारा कॉस्मिक रे रिसर्च के लिए उपयोग किया गया था। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, ठीक है, 1950 के दशक में ऐसे गुब्बारों का निर्माण शुरू किया था। उसके बाद देखते हैं अगला कि इसरो के तहत अंतरिक्ष संस्थानों और पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा शोध कार्यों के लिए नियमित रूप से ऐसे गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। हवाई क्षेत्र पर संप्रभुता,
ठीक है, तो हवाई क्षेत्र पर संप्रभुता है या नहीं इसके बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश की अपनी भौगोलिक सीमा से 12 समुद्री मील, ठीक है, लगभग 22 किलोमीटर तक फैले अपने जल पूर्ण संप्रभुता और नियंत्रण प्राप्त होता है। कह रहा है कि ये जो 12 समुद्री मील है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो नॉटिकल माइल होता है, एनएम, यानी आप देखेंगे कि जो जलीय मार्ग होते हैं, जलीय मार्ग में आप देखेंगे कि जैसे कि कोरोमंड, कई सारे बंदरगाह है ना, एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह की दूरी जो होता है जैसे 350 एनएम होगा, ठीक है। तो एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल जो होता है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप 1200 समुद्री मील को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 2200 किलोमीटर आता है, ठीक है। अप्रॉक्स में 2200 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर, है ना। तो तक फैले अपने जल पर पूर्ण संप्रभुत्व और नियंत्रण प्राप्त होता है। यह नियम सभी देशों को हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अन्य संप्रभुता के संबंध में भी लागू होता है। जिस तरह से समुद्र में है ना, ठीक है, उसी तरह से यह हवाई क्षेत्र में भी होता है। लेकिन इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश अपने हवाई क्षेत्र में वाणिज्यिक और सरकारी विमान दोनों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला है कि इसमें बाह्य आंतरिक, मतलब आंतरिक शामिल नहीं है, और कह रहा है कि इसमें बाह्य आंतरिक जो अंतरिक्ष है शामिल नहीं है, जिसे 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि या आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत मुक्त घोषित किया गया है। और ऊपर के जो अंतरिक्ष है, बाह्य अंतरिक्ष, उसको क्या किया गया, मुक्त किया गया है। उसमें कोई भी जा सकते हैं अपने विमान को लेकर के, और यह राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में किसी भी देश की संप्रभुता वाले हवाई क्षेत्र की ऊपरी सीमा की परिभाषा जो है स्पष्ट नहीं किया गया है अभी तक। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है इसके लिए कि नहीं। तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो अभिसमय, ठीक है, 1944 यानी 1944 जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी दूसरे देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले संबंधित देशों से इसकी पूर्व अनुमति लेने का अनिवार्य बनाते हैं। और कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो की जो अभिसमय 1944 में एक आया था अंतर्राष्ट्रीय कानून, उस कानून के अंतर्गत क्या है कि कोई भी देश अगर दूसरे देश में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर अपना हवाई जहाज किसी दूसरे देश के ऊपर में लेके जाता है तो उससे पहले उसे अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन ICAO प्रत्येक देश के पास अपने क्षेत्राधिकार में प्रवेश की अनुमति देने या इससे इनकार करने का एक तरफा तथा पूर्ण अधिकार देता है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों द्वारा किसी भी अज्ञात जहाज के प्रवेश की निगरानी हेतु वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ को चिह्नित किया गया है। मिला है कि चुनौतियां क्या है। तो सैन्य क्षेत्र में मानव रहित विमानों, ड्रोन या हॉट एयर बैलून के उपयोग में वृद्धि के साथ रक्षा एजेंसियों के लिए विपक्षी देशों द्वारा घुसपैठ या निगरानी के प्रयासों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रति वर्ष हो रही तीव्र प्रगति के बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए सैन्य क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों के बढ़ते प्रयोग को विनियमित कर पाना कठिन होता जा रहा है। उसके बाद है कि अगला चुनौती है कि किसी विनियमन के अभाव में उग्रवादी समूहों द्वारा मानव रहित विमानों का प्रयोग वैश्विक स्तर पर शांति एवं स्थिरता के प्रयासों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आगे की राह क्या है, तो भारतीय रक्षा एजेंसियों को देश की सीमा में घुसपैठ के प्रयासों को रोकने हेतु आधुनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी इन आधुनिक चुनौतियों से निपटने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। अगला पॉइंट है कि वैश्विक स्तर पर सेनाओं द्वारा मानव रहित विमानों एवं जलपोतों के प्रयोग में हो रही वृद्धि को देखते हुए इसे विनियमित करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को स्थापित किया जाना बहुत ही आवश्यक होगा। दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।